दिल्ली के सल्तनती इतिहास में हमेशा से पहली कहानी सुनाई जाती है गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले पहले बाहरी शासक थे। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वे अपने परिवार से बिछड़ गए, जहां एक व्यापारी द्वारा उन्हें निशापुर के बाजार में बेचा गया। उन्हें खरीदने वाले शख्स का नाम था काजी फखरुद्दीन अजीज फूफी। काजी ने ऐबक की परवरिश अपने बेटे की तरह की, उन्हें घुड़सवारी सिखाई और धनुर्विद्या में निपुण बना दिया। एक गुलाम होते हुए भी ऐबक काजी के लिए अपने सगे बेटे से भी बढ़कर थे। ऐसे में उनके बाकी बेटों का ऐबक के साथ ईर्ष्या करना लाजमी था। कुछ सालों बाद काजी की मौत हो जाती है, जहां उनके बेटों द्वारा ऐबक को फिर से गुलामों के बाजारों में बेच दिया जाता है। ऐबक को जिस व्यापारी के हाथों बेचा गया था वो उन्हें गजनी ले आता है। उस वक्त गजनी के सुल्तान थे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने जब ऐबक को पहली बार देखा तब उन्हें बाकी गुलामों से अलग पाया। ऐसे में उन्हें एक तय राशि में खरीद लिया गया। घोरी की सेना में गुलामों की एक टुकड़ी हुआ करती जिसे मामलुक कहा जाता। इन्हें आप सुल्तान की गुलाम फौज के नाम से भी जान सकते हैं। इनका काम था बिना किसी सवाल के सुल्तान के लिए लड़ना। ऐबक भी पहली बार इसी सेना में एक मामूली सैनिक बने। यहां से शुरू होता है ऐबक के जीवन का वो अध्याय जहां से आगे चलकर वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए काबिल हो जाते हैं और बनते हैं दिल्ली के पहले सुल्तान। तो क्या थी इनके एक मामूली सिपाही से सुल्तान बनने तक की कहानी, जानते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सेना में भर्ती होने के बाद ऐबक ने अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर मोहम्मद घोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था। जब घोरी को उनमें किसी मामूली सैनिक से बढ़कर गुण दिखे तब उन्होंने ऐबक को अमीर आखूर यानी अस्तबलों का प्रधान नियुक्त किया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने घोर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की ओर से लड़ाई की। 1192 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध दिल्ली सल्तनत का भारत में पहला कदम माना जाता है। इस युद्ध में उस वक्त के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और भारत में मोहम्मद घोरी का साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ था। ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी की तरफ से सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। शायद उनकी सटीक युद्ध नीति से ही सुल्तान ये युद्ध जीत पाए थे। इस युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया, जहां आगे चलकर उन्होंने अजमेर और मेरठ में हो रहे विद्रोह को दबाए रखा। उस वक्त भारत में पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे बड़े राजा थे कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र। 1194 में हुई लड़ाई में ऐबक ने उन्हें भी हराकर कन्नौज के क्षेत्र को भी कब्जे में कर लिया था। आगे चलकर ऐबक अपने स्वामी मोहम्मद घोरी के लिए एक के बाद एक युद्ध जीतते गए। पहले 1197 में गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा, 1202 में बुंदेलखंड और 1205 में चौखर के युद्धों में ऐबक एक के बाद एक झंडे गाड़ते गए। ये वो समय था जब सेना के साथ साथ मोहम्मद घोरी भी ऐबक के बिना अधूरे नजर आ रहे थे। उनका साम्राज्य में रुतबा इतना बढ़ गया था कि लोग उनकी स्वामी भक्ति की कस्में तक खाने लगे थे। उस वक्त दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती। मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद चूंकि उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाहौर पर शासन करने के लिए निमंत्रित किया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर सन 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने सुल्तान का नहीं बल्कि मलिक यानी सीपे सालार का टाइटल अपनाया। ऐसा करना उनके लिए एक राजनीतिक सूझबूझ थी। वे अभी भी दिल्ली सल्तनत को घोरी साम्राज्य के अधीन रखना चाहते थे ताकि सल्तनत में फैल रहे विद्रोह से बचा जाए। और वैसे भी ऐबक का रुतबा उनकी सेना में किसी सुल्तान से कम नहीं था, लिहाजा उनके लिए चाहे पद कोई भी हो मगर उनका मिजाज सुल्तानों वाला ही था।
सिंहासन पर बैठने के बाद ऐबक को मोहम्मद घोरी के अन्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एल्दोज और नसरुद्दीन कबाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत कराने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उन्होंने ताजुद्दीन एल्दोज, जो कि गजनी के शासक थे, उनकी बेटी से शादी की। साथ ही साथ मुल्तान एवं सिंध के सुल्तान से अपनी बहन की शादी करवा दी। इन वैवाहिक संबंधों की वजह से एल्दोज तथा कुबाचा की तरफ से विद्रोह का खतरा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राजपाट अच्छे से चला रहे थे। आगे चलकर वो समय भी आया जब ऐबक ऑफिशियली दिल्ली के सुल्तान बने। 1208 में मोहम्मद घोरी के साम्राज्य के एक और उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें सिंहासन, छत्र और राजकीय ध्वज भेंट किए। इस तरह 1208 के बाद ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली की बागडोर संभालने लगे। क्योंकि वे एक गुलाम थे, ऐसे में उनके इस वंश को भी नाम दिया गया गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन को कई इतिहासकारों द्वारा बहुत ही उदार और दानी प्रवृत्ति का इंसान बताया गया है। उन्हें लोगों द्वारा लकबख्श की उपाधि से नवाजा गया था, जिसका मतलब होता है लाखों को दान देने वाला। इतिहासकार मिनहाज ने उनकी दानशीलता की वजह से ही ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। बचपन में ही ऐबक ने कुरान की आयतों को याद कर लिया था और वे अत्यंत सुरीली शब्दों में इसका उच्चारण करते थे। उनके इसी गुणों की वजह से उन्हें दरबारी कुरान खा के नाम से भी बुलाते। साहित्य और स्थापत्य कला में भी ऐबक की दिलचस्पी काबिल तारीफ थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कुव्वत उल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। साथ ही साथ कुतुब मीनार जैसी बड़ी इमारत की रचना भी उनके ही शासनकाल में हुई थी। हालांकि कुतुब मीनार ऐबक ने खुद के नाम पर नहीं, बल्कि उनके चहीते संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के स्मृति में बनवाया था। चलिए जानते हैं अब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के विभाजन को। उनके शासनकाल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1191 से लेकर 1206 तक का। इस अवधि को ऐबक की सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जाता है। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में मोहम्मद घोरी द्वारा जीते हुए प्रदेशों पर शासन किया। दूसरा है 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक का। इस अवधि को ऐबक की राजनीतिक कार्यों की अवधि माना जाता है। यही वो समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोरी साम्राज्य के अधीन रहकर मलिक की हैसियत से दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और तीसरा है 1208 से लेकर 1210 तक का समय। इस कालखंड में कुतुबुद्दीन ऐबक पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। उन्होंने अब खुद को सुल्तान के नाम से नवाजा था। यह वक्त की विडंबना है कि ऐबक को महज 2 वर्षों के लिए ही सुल्तान बनकर रहना पड़ा, जिसकी वजह थी उनकी अचानक हुई मौत। सुल्तान को चौगान खेलने का बहुत शौक था। ये एक शाही खेल था जिसे सुल्तान और उसके सीपे सलार खेला करते। चौगान खेल को आप आज के मॉडर्न पोलो से कंपेयर कर सकते हैं। इसी खेल के दौरान ऐबक घोड़े पर से गिर जाते हैं और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सुल्तान का यूं अचानक मरना कई इतिहासकारों द्वारा षड्यंत्रों को हवा देता है। कहा जाता है कि उस वक्त उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके जलने वाले भी बहुत ज्यादा थे। जाहिर सी बात थी कि एक मामूली गुलाम का सुल्तान बनकर तख्त पर बैठना उनके कुछ सरदारों को रास नहीं आ रहा था। शायद इसी की बदौलत उन्होंने चौगान खेल के दरमियान सुल्तान को मार दिया। उनकी मौत का साल था 1210। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल इतना शांतिप्रिय था कि उस जमाने में शेर और बकरी एक ही समय पर एक ही घाट पर साथ साथ मिलकर पानी पिया करते थे। तो आपका ऐबक के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, गुलाम वंश में एक और ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने ऐबक की तरह ही अपने साम्राज्य को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपको उस सुल्तान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक हिंट दूं, वे सुल्तान गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे। खैर, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।